नमस्कार। इधर जजों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति को लेकर के लगातार विवाद रहा है और ये विवाद कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार रहा है, हमेशा से रहा है, लेकिन कभी-कभी थम जाता है। लेकिन इधर लगातार कई चीजें ऐसी हुई है जिसमें कोलेजियम के बेसिक स्ट्रक्चर पर और अब पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने कहा जेलों की संख्या में, जेलों में बढ़ते कैदियों और उसको न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेके, फिर उपराष्ट्रपति ने भी इस पर सवाल उठाया और उसके पहले लॉ मिनिस्टर ने भी कहा था, किरण रिजिजू ने, कि प्रतिनिधित्व को लेकर के सरकारों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब सवाल यह है कि एनडीएम से कानून के तहत कोलिजियम की क्या स्थिति रहनी चाहिए। और एक आम धारणा है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती रहती है कि जजों की नियुक्ति उसी परिवार में, कुछ लोगों के परिवार में, जैसे 200, 250, 300 जो भी बताया जाता है, यह कहा जाता है या ये भी कहा जाता है कि हर तीसरा जज किसी ना किसी का अंकल होता है। ये एक अजीब सी स्थिति थी, लेकिन सचमुच इसको, पूरे सिस्टम को अगर विवाद में ला दिया जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो ये है हमारे लोकतंत्र को लेकर के। और जो पाए हैं हमारे लोकतंत्र के, उसमें आज भी सबसे मजबूत न्यायपालिका है। तो इस न्यायपालिका की शुचिता, पवित्रता कैसे बनाई जा सके, इस मामले में हमारे साथ दो विद्वान हैं और जो इस पे लगातार काम करते रहे, और एक तो ऐसे हैं जो खुद कानून मंत्री रह चुके हैं। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं जो पूर्व कानून मंत्री हैं, और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। विराग जी, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि सवाल उठाने वाली कम्युनिटी भी आपकी तरफ से होती है और बातचीत भी आपकी तरफ से होती है। क्या समस्या है और क्या ये ऐसी समस्या है कि इसका निदान नहीं है, या ये हो नहीं सकता, इसका हल नहीं हो सकता, या हल की दिशा में नहीं चला जा सकता? देखिए, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद दूंगा कि आप एक ऐसे गेस्ट को आज अपने प्रोग्राम में लाए हैं जो इसके बहुत सारे मामलों में उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। वो कानून मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, लेखक हैं और चिंतक हैं। और वो उनका एक जनता के साथ जो जुड़ाव है, तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारी बातें निकलेंगी। पर मैं अपनी बात थोड़ा सा बोलूं 3 बिंदुओं में। पहला बिंदु ये है कि एक अभी बेसिक स्ट्रक्चर पर बात चालू हुई है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर हम जब बात करते हैं तो जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केशवानंद भारती, उसके हिसाब से बात करते हैं। पर बेसिक स्ट्रक्चर के जो 4 पहलू हैं उन पर बात करने से कॉलेजियम की विवाद को समाधान में मदद मिलेगी। पहला बेसिक स्ट्रक्चर का जो पहलू है कि सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में, उसमें लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में फर्क रहेगा, दोनों के बीच में दूरी रहेगी। ये पहला बेसिक स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में आपस में घालमेल नहीं होना चाहिए। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस की बात की गई, समान न्याय की बात की गई है। तीसरा है आर्टिकल 21 के भीतर एक जो राइट टू जस्टिस है, लोगों को न्याय का अधिकार है। और चौथा है वो केशवानंद भारती में बोला गया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे पहलू बताए थे। तो अब जब कॉलेजियम की बात आती है तो कॉलेजियम में इसके जो 2 पहलू हैं, पहला पहलू ये है कि कॉलेजियम ने जो एनजेएसी का जजमेंट जो रद्द किया था 1915 में, और उसके बाद बोला था कि कॉलेजियम में रिफॉर्म्स किए जाएंगे, वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देश के वर्तमान कानून मंत्री से है कि जब वो चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिख करके बोलते हैं कि जजों के नियुक्ति में उनको सरकार को अधिकार होना चाहिए, अब उसमें 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि ये एनजेएसी के जजमेंट के 7 साल बाद सरकार क्यों ऐसा कर रही है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो देश के कानून होते हैं। तो एनजेएसी कानून के बाद, रद्द होने के बाद, वो किस अधिकार से ये प्रतिनिधित्व हासिल करना चाहते हैं कानून मंत्री होने के नाते? या तो वो रिव्यू फाइल करें और या फिर संसद से एक नया कानून बनाकर लेके आए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कानून की अवहेलना करके जो पूरी बहस हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इसको थोड़ा रेखांकित किया। लेकिन ये बात भी सच है कि
जो लॉ कमीशन भी कहता रहा है कि जो जजों की नियुक्ति होती है, उनकी जो छवि होती है, उससे बहुत कुछ प्रभावित होता है। और कई हमारे सामने उदाहरण रहे हैं, इसमें कोई उल्लेखित करने की जरूरत नहीं। अश्विनी सर, आप ये बताइए कि ये विवाद में, जो मूल सवाल था मेरा, कि क्या ये विवाद हल नहीं हो सकता है, जुडिशरी नहीं हल करना चाहती, सरकार नहीं हल करना चाहती, या इसको एक दिशा नहीं दी जा सकती, या हल करने की कोशिश ही नहीं की जा रही? अभी तक तो यही लग रहा है कि हल करने की कोशिश नहीं की जा रही। सर आप बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान हो नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि ये जो विवाद आज फिर खड़ा हो गया है, इसका समाधान जरूरी इसलिए है कि लोकतंत्र के जो दो पाए हैं, अगर वो आप में संघर्ष करते रहेंगे, अपने आप में एक दूसरे के साथ उलझे रहेंगे, तो जो लोकतंत्र की नींव है, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी इन एक्शन, जो हिंदुस्तान में है, उसको उस पर गहरी चोट लगेगी। तो मेरा ये मानना है कि इस विवाद को सुलझाना जरूरी है। इसके लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, उस भाषा को भी एक एक शालीनता देनी चाहिए। और अगर कोई व्यू है भी एग्जीक्यूटिव का या लॉ मिनिस्टर का या वाइस प्रेसिडेंट का, वो उसको इस भाषा में, इस शैली में व्यक्त करना चाहिए जिससे टकराव और कड़वाहट दो अंगों में बढ़े ना। पहला बात तो ये है। अब रही बात कि इस विवाद का औचित्य क्या है। मैं सोचता था कि जो बहस विराग करेंगे उन्होंने नहीं की, अब मुझको करनी पड़ेगी। मैं एस कानून मंत्री एनजेईसी को मैंने प्रपोज किया था। मेरा आज भी मानना है कि ये जो बेसिक सवाल है कि जज ही अच्छे से अच्छे जजों का चयन कर सकते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। 1993 से पहले सारी नियुक्तियां जजों की सरकार किया करती थी, और सभी लोग आज इस बात को तस्लीम करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन जज जो नियुक्त किए गए थे वो उस वक्त किए गए थे। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ, जिसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लिंक किया गया केशवानंद भारती में, ये जरूर एक पाया है, एक अंग है बेसिक स्ट्रक्चर का। मगर अगर हम ये कहें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी केवल तभी सिक्योर हो सकती है अगर जज ही जजों को अपॉइंट करे, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि चुनी हुई सरकारों का अधिकार है कि वो अपना मत जजों के चयन में रख सके। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मगर इसको जिस ढंग से, जिस वक्त पर इसका विवाद शुरू किया गया है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। जिस तरह की शैली, जिस तरह की भाषा यूज की गई सुप्रीम कोर्ट के लिए, या जो सजेशन थी उस भाषा में, मैं समझता हूँ वो अस्वीकार्य है। वो नहीं, वो हमें अपने आप पर अंकुश लगाने होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बारीक मुद्दे हैं देश के लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए। इसमें शालीनता से और एक संयम से विचार और विवाद होना चाहिए। अब मोटी बात मैं आपको ये बताऊं, ये डर इस बात का है कि कहीं सरकार सारे जज ऐसे ना नियुक्त कर ले जो सरकार की ही बात माने। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, उसका सीधा ताल्लुक क्वालिटी ऑफ जजेस के साथ है। कैसे लोगों को कौन अपॉइंट करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम ये बात मान लें कि एक 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 मर्यादा में रहने वाली सरकार सबसे बेहतरीन, सबसे ईमानदार, सबसे लायक जजों को अपॉइंट करेगी, तो कोई हर्ज नहीं है सरकार के अपॉइंटमेंट में दखल देने का। और अगर हम ये मान लें कि नहीं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही सुनिश्चित कर सकते हैं, तो फिर ये विवाद खड़ा होता है। मेरा अपना ये मानना है, मेरा तजुर्बे के मुताबिक मैं कह रहा हूं, मैं सरकार में भी रहा हूं, वकील भी रहा हूं, हमारे वाकफियत भी है, लोग कई बार विचार विमर्श करते हैं। मेरा दृढ़ संकल्प भी है और मेरा ये विचार भी है कि इस देश में ये विवाद बिल्कुल अनुचित है, नहीं होना चाहिए। और एनजेएसी बनने ही वाला है, ये आप मान के चलिए।
ये जो बयानबाजी हो रही है ये बिना किसी मकसद के नहीं हो रही है। और ये जिस वक्त मैं कानून मंत्री था और हमने तजवीज की थी एनजेएसी, मैंने उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिस्टर अरुण जेटली के साथ विचार करके एक प्रावधान बनाया था। सारी संसद, सभी लोग सिवाय श्री राम जेठमलानी के इसके पक्ष में थे। ध्वनि मत से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुई। अब सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम चाहता है कि एक एक तरह का स्ट्रक्चर बने जिसके साथ जिसके माध्यम से नियुक्तियां हो, मगर केवल इसलिए कि एनजेएसी को रद्द कर दिया गया इसलिए आज कोलिजियम सिस्टम ही बना रहे, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है एनजेएसी को रद्द करने का, तो पार्लियामेंट का भी ये अधिकार है कि वो नए सिरे से उन खामियों को दूर करते हुए, जिन खामियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, दोबारा एक प्रावधान लाए। और अगर हम यहां अड़ गए और हम ये कहें कि नहीं अब पार्लियामेंट इस पर कुछ बात नहीं कर सकती, मैं समझता हूं वो बेसिक स्ट्रक्चर के प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा। इसलिए समन्वय बनाना पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशरी में, दो अंगों में, अति आवश्यक है। वक्त की नजाकत को समझते हुए, देश के लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लक्ष्य को सामने रखते हुए हमको इस विवाद को शालीनता से सुलझाने की आवश्यकता है। लेकिन साहब, समन्वय बनाना आवश्यक है, ये सब लोग मानते हैं, लेकिन इसी मानने की प्रक्रिया में ऐसे जजेस की नियुक्ति हुई कि साहब, जस्टिस वर्मा को एक बार कहना पड़ा था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशियल डिसअपॉइंटमेंट हो गए हैं। हमारी देखिए, व्यवस्था के तहत भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। तो सवाल ये है कि मूल तो सब लोग मान रहे हैं कि होना चाहिए, होगा कैसे? जिद है या ये है कि उस कोशिश की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, या ये है कि अपनी सुप्रीमेसी साबित करने का दबाव है हर एक पर? देखिए, इस देश में सिर्फ संविधान की सुप्रीमेसी है, मगर संविधान क्या है इसकी इसकी इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट करता है। मगर अगर हम ये समझ लें कि उस अधिकार के तहत संविधान के बाकी दूसरे अंग बिल्कुल निपुंसक हो गए, तो ये तो मानना ठीक नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि संयम से, सहनशीलता से अगर संवाद किया जाए, दोनों अंगों में ऐसे लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ये विवाद सुलझाया जा सकता है और बहुत जल्दी सुलझाया जाएगा। मगर हाँ, अगर दोनों पक्ष अड़े रहे अपनी अपनी जगह पर, तो फिर ये टकराव की स्थिति बनेगी। और अंततः मुझको जो लगता है, अगर, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी टकराव की स्थिति ना हो, पर अंततः अगर ऐसी टकराव की स्थिति आ गई, तो फिर पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल व्यू है, जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, वो इस पक्ष में है कि सरकार का दखल होना चाहिए नियुक्तियों में, और वो होगा, क्योंकि बहुत देर तक उसको जुडिशरी वो टकराव अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हर पग पर जुडिशरी कितनी ही तरह से डिपेंडेंट है सरकार के सहयोग पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये तालमेल जरूरी है। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की, न्यायालय की, न्यायपालिका की जो गरिमा है उसको भी कायम रखना चाहिए। विराग जी, यही सवाल आपसे है, ये शुरुआत कैसे होगी, कैसे ये बात बनेगी, कहाँ कौन कितना झुकेगा, कौन कितना आगे बढ़ेगा, ये जरूर जानना जरूरी है। विराग जी, आपसे। देखिए अक्कू जी, जो अभी माननीय अश्विनी कुमार साहब ने बोला, तो मैं उनकी दोनों बातों से सहमत हूं कि पहले नंबर पर कॉलेजियन सिस्टम गलत है, दूसरे नंबर पे संसद के पास सर्वोच्चता है, संसद से नया कानून बनना चाहिए। मैं जो बात बोल रहा था कि जब तक नया कानून नहीं बनता है तब तक संसद का पुराना फैसला ही लागू रहेगा, और उसके अगेंस्ट में लॉ मिनिस्टर की जो चिट्ठी है वो बचकानी है, पहली बात।
दूसरी बात, एनजेसी के जजमेंट में के एन गोविंदाचार्य के माध्यम से मैंने दो बातें रखी थी उस सुनवाई के दौरान। पहला, एमओपी में बदलाव के बारे में, जिस पर अब चर्चा हो रही है, और दूसरा, हमने एक डिस्क्लोजर एफिडेविट का फॉर्मेट दिया था, और उस डिस्क्लोजर एफिडेविट के फॉर्मेट से उन सवालों का जवाब मिलता है जिनको आप सुनना चाहते हैं। और हमने बोला था कि शेड्यूल 3 के तहत, क्योंकि ये एक, अगर हम इसको बोले बड़े ही क्रूड शब्दों में, आम जनता की भाषा में, तो जब लोग क्लर्कों की और छोटी छोटी सिपाही की नौकरी के लिए परेशान हैं, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज मनमर्जी से हो जाएं, उनका कोई एक आपका एक कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं है, तो एक सबसे बड़ा संगठित एक, मैं बोलता हूं कि इतने टॉप लोगों को अपॉइंट करने का तंत्र है, और जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो हमने बोला था कि जो कॉलेजियम सिस्टम या एनजेईसी में जो भी जज अपॉइंट हो, उनका डिस्क्लोजर एफिडेविट होना चाहिए कि वो किस जज के लड़के हैं, किसके भतीजे हैं, लॉ मिनिस्टर के लड़के हैं, लॉ मिनिस्टर के भतीजे हैं, जिससे कि उनकी जवाबदेही व्यक्तियों की बजाय संविधान पर हो। अभी जो सिस्टम है और जो सरकार सिस्टम बनाने जा रही है, दोनों गलत हैं। सरकार चाहती है कि हमारे लोग आए, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज चाहते हैं कि हमारे लोग आए, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में आम जनता अलग है, और आम जनता के अलग होने की वजह से जो जुडिशरी का पूरा सिस्टम है वो सामंती है। उस सामंती सिस्टम की वजह से बड़े लोगों को बेल मिलती है, छोटे लोगों को जेल होती है, जिसके लिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोला था, बड़े लोगों के मुकदमे में तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत फैसला होता है, छोटे लोगों को मुकदमों में डेट नहीं लगती है, क्योंकि वो जो जज नियुक्त हो रहे हैं, जैसा हमारे अश्विनी कुमार साहब ने बिल्कुल सही बोला कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा आदमी जज बनेगा वो संविधान की रक्षा करेगा, और अगर गलत आदमी जज बनेगा, वो कौन अपॉइंट करता है इमैटीरियल है, लेकिन अच्छे लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए जरूरी है कि भारत में 15 लाख 16 लाख वकील हैं, और उन वकीलों में से आप अपने चमचे की बजाय मेरिट को आप आगे बढ़ाएं, और मेरिट को आगे बढ़ाने के लिए संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। तो संसद के पास सर्वोच्चता है नया कानून बनाने की, और बनाना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि जुडिशरी पर सरकार का अधिकार हो। और निश्चित तौर पर जब एक आप अंकल जजों की बात कर रहे हैं, और ऐसा आता है, ऐसी रिसर्च आ रही है कि 200 परिवारों का एक पूरी नियुक्ति में कब्जा है, ये अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है, और आम जनता के अधिकारों के विपरीत है। इसलिए जो व्यवस्था बने, उस व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि हो, आम जनता के हित सर्वोपरि हो, उसके हिसाब से नई व्यवस्था बननी चाहिए। जी, आपने कहा कि मेरिट पर सब चयन होना चाहिए। लाख टके का सवाल तो यही है अश्विनी जी। अश्विनी जी, आप भी कानून मंत्री रहे, लंबे समय तक रहे हैं, आपने भी इन चीजों को देखा समझा, उस समय भी ये बातें उठती रही थी। तो सर, ये जो चयन होते हैं उसको लेकर के तो तय बात है कि कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ आसपास की चीजें देखी जाती हैं, और जो अगर विरोध भी होता है तो विरोध को दरकिनार करने की भी कोशिश सब तरीके से की जाती है, उस विरोध को स्वीकार भी नहीं किया जाता है। मतलब आपकी राय में क्या करे ये सरकार, क्या करे जुडिशरी, क्या करे, अगर बहुत स्पेसिफिकली बात की जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार और जुडिशरी दोनों को ही अपनी करनी और कथनी से यह साबित करना होगा कि उनके विचारों का जो मूल लक्ष्य है वो जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना है, सशक्त करना है, कमजोर करना नहीं। और जब नियुक्तियां होती हैं तो नियुक्तियों की क्वालिटी से पता चल जाता है। जो लोग वकालत हैं, जो जो कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस हैं, जो लोग लिटिगेंट्स हैं, उनको पता रहता है कि कौन कैसा व्यक्ति है, किसी के बारे में आज कोई चीज छुपी नहीं हुई है। तो ये जो जो जिसका विराग बात कर रहे हैं प्रोसीजर का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोसीजर ऐसा हो जो असिस्ट करे बेहतर से बेहतर जजों की नियुक्ति में। तो अगर दोनों ही पक्ष इस ओर चलेंगे तो जनता देखेगी कि दोनों ही ठीक दिशा में चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज जरूर बनेगा। दोनों ही संस्थाओं में, पार्लियामेंट में, सरकार में, जुडिशरी में बहुत गंभीर और बहुत बहुत सहनशील लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। ये मान लेना कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशरी ठीक है, सरकार गलत है, या सिर्फ सरकार ठीक है और सारी जुडिशरी गलत है, गलत है। आज भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि दोनों स्तंभों को मिलकर चलना पड़ेगा देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अब आपने पूछा इसमें क्या करना चाहिए,
दिशा यही है कि जो नियुक्तियां हों दे शुड नॉट ओनली बी द बेस्ट बट शुड ऑल्सो बी सीम टू बी द बेस्ट। लोगों को भी लगना चाहिए, वकीलों को लगना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक हुआ। अब एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, देखिए पार्लियामेंट में और आम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक ये बड़ी मजबूत राय बनी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो लक्ष्मण रेखा है इसको कभी कभी कोर्ट्स, जुडिशरी मैं कहूंगा, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूंगा, इसको पार कर जाते हैं और कई ऐसे शब्द सुप्रीम कमेंट हो कोर्ट के जाते हैं। बेंच से आते हैं जो एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम को सेंसर करते हैं। तो उससे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक उत्तेजना है, एक एक रिएक्शन है, और वे बोलते हैं कि साहब फिर हम यहाँ क्यों हैं, लोगों का अधिकार क्या है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हमारी एक राय है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स देखिए तो वहां ये कोई कोलिजियम सिस्टम वगैरह की बात नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त इवन 93 तक जितने जजेस की नियुक्तियां हुई, एक से एक, जो आज भी जिन जजों का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, वो जज तब अपॉइंट हुए। हाँ, बहुत से अच्छे जज कोलिजियम सिस्टम के द्वारा भी अपॉइंट हुए। मैं आपको अपना जिक्र बताता हूँ, आपने पूछा कि मैं कार्य इस मंत्रालय को कुछ देर मैंने चलाया, सिवाय एक रिकमेंडेशन के हमने हर रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की मानी। मैंने उस रिकमेंडेशन को उचित समझा और मैंने उस वक्त कोलिजियम सिस्टम क्या है और मेरा दायित्व क्या है और मेरे अधिकार पर कितना अंकुश है, मैंने वो नहीं देखा, क्योंकि वो करेक्ट रिकमेंडेशन थी। और मेरे ख्याल एक दो हफ्ते के अंदर जब जैसे हमारे पास रिकमेंडेशन है सब हो गई, सिवाय एक के जहां हमने अपनी सरकार की ओर से हमने अपने ऑब्जेक्शन बताया और उस वक्त के आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने उस ऑब्जेक्शन को स्वीकार कर लिया। तो जहां दोनों में तालमेल हो वहां ये इशू आते ही नहीं। सवाल ये है कि तालमेल टूट गया है। तालमेल क्यों टूटा है? तालमेल इसलिए भी टूटा है कि बहुत सख्त और बहुत करख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इंस्टीट्यूशंस में। कुछ कुछ कमेंट्स जजेस के भी आए, बहुत से कमेंट्स एग्जीक्यूटिव की ओर से आए, वो ठीक नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि संयम, भाषा में संयम, आपस में टेबल पर बैठ के बातचीत करके। मैं 100% श्योर हूं कि अगर चीफ जस्टिस साहब और लॉ मिनिस्टर साहब और जो भी इस कार्यकाल में इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं, अगर वो बैठ जाएंगे तो इसका समाधान निकल आएगा। मगर जी टकराव सर, समाधान नहीं। सर एक अंतिम सवाल ये है कि क्या इनकी चयन प्रक्रिया को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया जा सकता? क्या इसमें विज्ञापन या बाकी? ब्लैक बहुत हद तक ब्लैक एंड व्हाइट है भी। आफ्टर ऑल अब तो जजेस ने, अब तो डिटेल्ड, अब जिस तरह अभी आपने अखबारों में पढ़ा पिछले 2-3 दिनों में कि क्यों रिकमेंड किया, ये सब चीजें उन्होंने लिख के पब्लिक कर दी हैं। तो सम ये नहीं मैं कहूंगा कि टोटल ओपेकनेस है प्रोसेस में, मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि फाइलों में तो बहुत सब चीजें हैं और जो चीज आजकल फाइल में आ गई वो कभी किसी से छुपी नहीं रहती, ये हम लोग जानते हैं। मगर हाँ, जैसा विराग ने कहा कि कुछ डिस्क्लोजर की बात हो, कुछ और इंफॉर्मेशन हो, वो ठीक है, वो हो जाए तो और भी अच्छा है। मगर असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि जिस आधार पर फैसले किए जाते हैं नियुक्तियों के, वो आधार स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और सिर्फ भाई बंधु के बेसिस पर फैसला ना किया जाए। ये बात मैं आपको एक बात और मैं से सहमत नहीं हूं। मूल ये मेरे ख्याल से बात। ये जी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि जज का बेटा जज क्यों बना। अगर जज का बेटा लायक है तो उसको बनने का अधिकार है। और ये भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि मंत्री का बेटा फलानी चीज क्यों बना, क्योंकि अगर मंत्री का बेटा लायक है और इसके काबिल है तो उस पर यह आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। जहां वो लायक नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है, वैसे बना, वो गलत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लायक को होना चाहिए, और दूसरा शब्द मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लायक होना चाहिए। जो कानून को जानता हो उसको होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस आज जो बातचीत हुई है बहुत गंभीर बातचीत है, और अगर सरकार या जुडिशरी इस पर ध्यान देगी तो बहुत भला होगा। बहुत बहुत आभार अश्विनी जी आपका, विराग जी आपका, कि आप दोनों लोगों ने इतना कीमती समय निकाला और एक सही मुद्दे को सही दिशा जी। बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए।
थैंक यू सर। थैंक यू। स्टे वेल विराज, स्टे वेल।